हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सीटेट 2022 जो आपका जिसकी परीक्षा आपकी जनवरी से दिसंबर के बीच में होने वाली है, जिसका सिलेबस जो है वेबसाइट पे सीटेट की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और उसमें बुलेटिन में सारी कंप्लीट डिटेल आपकी जितनी भी हर एक पेपर की वो दी हुई है। यहाँ पर मैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए बात कर रही हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है वो उसमें स्पेशली लिखा है 6 to 8 तक की एनसीईआरटी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका 60 मार्क्स का आता है, उसका वो आपका 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आएगा। और हमेशा जितने भी पहले प्रश्न आपके आते थे, जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चेक करें तो आपके सभी प्रश्न कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको, जो कि मेरा सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको हर एक प्रश्न के साथ आपका एनसीईआरटी प्रूफ दिखाऊंगी साथ में, ताकि आपको पता चले कि वाकई में जो प्रश्न है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं उन्हें लगाइए। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें भी मैंने अपने हर एक प्रश्न के साथ आपकी कौन सी बुक से आपका प्रश्न है, कौन से पेज से है, सारी डिटेल उसमें बताई थी, ताकि आप जो है एनसीईआरटी पर फोकस कर सके। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट सेकंड वीडियो को कवर करेंगे। इसमें आपके प्रीवियस ईयर दिखाए जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और साथ में एनसीईआरटी के जो प्रूफ्स हैं उनको देखेंगे। मैं साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी हर एक क्वेश्चन के आंसर्स का। इसके अलावा जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर आपके हो गया आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसके भी जो है वो वीडियोस जो है वो पीडीएफ्स रेडी हो रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के भी और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके भी। तो अगर आप सीटेट एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और अपना पेपर क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको जो भी फर्दर वीडियोज़ होंगी जो आपकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड मैं बनाती हूँ हमेशा, अगर आपने पहले भी देखा होगा तो एनसीईआरटी से जुड़ी जितने भी वीडियोज़ होंगी जो आपकी सीटेट पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। अब आपके पास सिर्फ मान लीजिए आपके पास 50 डेज़ मैक्सिमम है, इससे ऊपर आपके पास समय नहीं है। दिसंबर एंड से आपकी जो है वो परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और लगभग जनवरी के मिड तक जो है वो जाएगी और फरवरी के अंत में या एंड में जो है वो आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा जो है वो नोटिस में बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीटेट के लिए पास करने के लिए एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें और उससे जुड़े प्रश्नों को ज़रूर हल करें। तो यहाँ पे चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं 1 to 27 वो आपके इससे पिछली वीडियो में कवर अप हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले करवाया था कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कौन सी क्लास की कौन सी बुक और कौन से चैप्टर या कौन से पेज से है, वो साथ में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दूंगी और यहाँ पे साथ में कोशिश करूँगी कि आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो प्रश्न सीटेट के अंदर आते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एज इट आपकी एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उनसे आते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि आप एनसीईआरटी से तैयारी करें, एनसीईआरटी से पढ़ाई करें और उसी को जो है बेस बनाकर चलें आगे। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट कर लेते हैं हम फटाफट। तो यहाँ पर है पहला आपका, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है। तो ये आपके 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन है, आपको पता होगा, आपको काफी आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। तो समुद्रगुप्त जो थे वो आपके कौन से वंश से थे, ये कौन सी डायनेस्टी से थे, वो थे आपके गुप्त वंश से, ये आपको पता होगा। कई इससे पहले आपका इनकी जो डायनेस्टी के जो मेन आपके राजा रहे हैं उनके भी इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, और इनके दरबारी जो कवि थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था हरिसेन। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं लिंकअप करके आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें जो हैं वो याद होंगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देख लेते हैं, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बना। भाई शायद ही आपका कोई सीटेट का पेपर रहा होगा जिसमें मगध से रिलेटेड या आपके जनपद से रिलेटेड प्रश्न ना पूछा गया हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना।
कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, ये आपका पहला है। दूसरा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। और तीसरा है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तो ये 3 यहाँ पर इन्होंने जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से कि पहला पॉइंट है आपका बिल्कुल सही है। जो आपका मगध था वहाँ पर कई जो नदियों का है पानी का काफ़ी अच्छा सोर्स था, जंगलों का सोर्स था, आसपास जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे जो हाथी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे और वहाँ पर उनको पकड़कर उनसे सेना में काम लिया जाता था, उनको प्रशिक्षित किया जाता था हाथियों को। तो यहाँ पे इनमें से भी कोई पॉइंट जो है वो ऐड किया जा सकता था। और साथ ही साथ वहाँ पर लोहे की खदानें थी और जब क्या नाम है लोहे का आपका जो है यूज होने लगा था तो खेती और कृषि वगैरह में भी काफ़ी बदलाव हुए थे और बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में वो कृषि होने लगी थी। ठीक है, तो इनमें से कोई से भी पॉइंट आएंगे, ये सारे आपके क्या हैं, सही हैं। तो ये आपके जो है वो सारे सही हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए, बी और सी, यानी कि तीनों जो है वो सही है। और ये प्रश्न आपको मिल जाएगा इसका आंसर क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और आपका पेज नंबर 60 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला आपका कथन है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपको ज़रूर ये जो है देखने को मिला होगा कि भाई जो रोमन साम्राज्य है वहाँ पर जो है इसको जो ये व्यापार होता था दक्षिण भारत से काफ़ी ज़्यादा होता था। किस चीज़ का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था काली मिर्च का, आपका काली मिर्च का होता था। और दक्षिण भारत में इसे जो है काले सोने के नाम से जानते थे, काले सोने के नाम से जानते थे। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि काला सोना क्या था, तो काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। बहुत ज़्यादा जो है व्यापार वो यहाँ पर होता था और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे रोमन सिक्के मिले हैं। तो आपके दोनों सही हैं और आपकी जो व्याख्या है वो भी सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये ए प्रश्न 1 है, जो ऑप्शन ए है जो 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 99 पे एज इट इज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्य शहर का लक्षण रूपक है? तो क्या है कि इस समय जो मध्य युग था हमारा, वाणिज्य शहर का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता था, यह राजाओं की राजधानी होता था, सामान्यतः मंडपिका होता था, या फिर जो है पुरोहितों एवं तीर्थ यात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना को संयोजन बनाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा कि जो वाणिज्य शहर वगैरह होते थे वो आपके जो राजाओं की राजधानियाँ हैं वो बन जाती थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इतिहास के अवधिकरण यानी कि कालक्रम पर कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे 3 इसी तरह से कथन दिए हुए हैं। पहला है आपका अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। यस, बिल्कुल, जो आपका विभाजन था वो धर्म के विचार पर ही आधारित था। क्यों? क्योंकि जो 3 युगों में बांटा था वो 3 युग कौन कौन से थे? वो आपके ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आप मान लीजिए आधुनिक या ये आधुनिक युग या मध्यकालीन युग या ये वाले नहीं थे। ये आपके थे हिंदू युग, आपका मुस्लिम युग और तीसरा आपका था ब्रिटिश युग। ठीक है, ब्रिटिश या अंग्रेजी युग इसको बोल सकते हैं आप। ये 3 युग थे जिनको इतिहासकारों ने जो है बांटा था और धर्म के विचार पर आधारित था, बिल्कुल। और तीसरा है कि विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी। तो ये जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ए, बी और सी सभी सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन? बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए
और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या दिए हुए हैं, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये भी आपका। और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया था। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं अगर हर एक क्वेश्चन की बहुत डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैं आपको चैप्टर वाइज या फिर बुक वाइज जो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो रही है, जब मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी चीज़ें। फिलहाल जो है मैं वो बहुत ही क्विक यहाँ पे आपका आंसर दे रही हूँ ताकि आपका फटाफट जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई हैं ये बिल्कुल सही हैं। दोनों कैसे सही हैं, अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 7 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 95 पे दिया हुआ है कि जो आपके बंजारे लोग होते थे काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्यापारी खानाबदोश बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे इस तरह का काम भी करवाया था। और एक जो काफ़ी फेमस आप बोल सकते हैं कि व्यापारी खानाबदोश वर्ग था, उसको इनके कारवां को क्या बोलते थे, टांडा वर्ड भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप के वर्ड्स आपको DSSB में भी देखने को मिल जाएंगे कि टांडा क्या था, ये एक प्रकार का कारवां था। ठीक है, कैसा था, बंजारों का कारवां था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि दोनों जो है वो सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। आंसर नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा और ये आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में देखना है। साथ में यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा ही रही हूँ, हर एक प्रश्न का दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोप उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। तो इनका नील की खेती कौन से जो है यूरोप में कौन से वाले स्टेट ने किस जगह पर जो है वो खेती की है, ये पूछा गया है बेसिकली आपसे। ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। तो फ्रांसीसी जो हैं उन्होंने कहाँ पर स्टार्ट करी थी नील की खेती, करी थी कैरिबियाई द्वीप पर। पुर्तगालियों ने क्या की थी यहाँ पर ब्राज़ील में, अंग्रेजों ने की थी आपकी ये जमैका में, और स्पेनिश ने यहाँ की थी वेनेजुएला में। ये चारों ऑप्शन आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी पेज नंबर 31 पे मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन पे गन्ने का उत्पादन करते थे। और नेक्स्ट है आपका, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीदते थे या फिर जो है दूसरे मज़दूरों को ज़मीन भाड़े पर देते थे और मज़दूरों को काम लगाकर नील की खेती करवाते थे। और अगला है जो हाँ आपका है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मज़दूरों तथा बड़ी मात्रा में हलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आपका अगर आप देखेंगे तो जो ये है आपका बी और सी कौन सा है, ये दोनों। ठीक है, इसमें गन्ने का कहीं भी कोई जिक्र है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है आंसर ये सही हो जाएगा। और एज इट ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के 32 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 आपका, राजा राम मोहन ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इसका समर्थन नहीं करते। प्राचीन ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई जो विधवा स्त्री है उसको जला देना चाहिए। तो इसका समर्थन करते हुए वो यही कहते थे कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। और ये आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 110 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय है, इसके बारे में आप जानते होंगे ना, सती प्रथा का जो है विरोध किया था और इसको बंद करवाने में इसका जो काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। और कब जो है इसको ख़त्म किया गया था, 1829 में। ये ईयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन करें और विचार करें। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
देन मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर शलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आना आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था। तो ये अगर आपने पढ़ा, ये आपको सिर्फ ये दो पता है, इसका पता है या नहीं, तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है, जब जिस चीज़ के लिए काम चल रहा है उसको समाज अपनाएगा कैसे। तो रूढ़िवादी कुरीतियों में माना जाता था ना इस चीज़ को, तो आसानी से कैसे लोग जो है वो आज भी शायद नहीं स्वीकार कर पाते। ठीक है, तो ये पुराना अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ऊपर के जो है वो बिल्कुल सही हैं। जो विधवा स्त्री होती थी उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। तो केवल ए और बी जहाँ पर है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। और ये मिलेगा आपको हिस्ट्री क्लास 8 की हिस्ट्री और पेज नंबर 111 पे 111 पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए है आपका 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो दोनों ही कथन यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। अगर आप क्लास 8 के NCERT 112 पेज नंबर पे देखेंगे तो आपको एज इट इज ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ठीक है, और उसके अलावा आप और भी आप नाम पढ़ेंगे, जैसे पंडिता रमाबाई है या ताराबाई शिंदे हैं, जिनकी कुछ बुक्स वगैरह फेमस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जब डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। एक ताराबाई शिंदे की जो फेमस एक पुस्तक है जिसके बारे में एक बार पूछा भी गया है, वो है आपकी स्त्री पुरुष तुलना। इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही सही हैं, तो इसमें जो दोनों सही हैं वहाँ पर आपका जो है आंसर वो सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आपके दो दिए गए हैं कथन। मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाहर आयोजित की जाती थी और इसकी एज भी काफ़ी कम होती थी। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि भारत में सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त कर सकें। तो दोनों ही जो हैं आपके वो ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, और जो ए है वो आर की या बी की दोनों की व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40? रॉलेट एक्ट जो है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट जो है वो पुलिस, इस पे क्या था, रॉलेट एक्ट कब आया था आपका? 1919 में आया था। पहली बात तो ये रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकारों को कुचला गया था। तो बिल्कुल सही बात है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का जो है वो सरकार को कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी है इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। अब आपका जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में ही जो है बाद में आपका ये आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो और खिलाफत आंदोलन, ये 2-3 चीज़ें हुई थी उस दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसकी वजह से आंदोलन चलाया गया था, और ये जो संघर्ष था वो पहला ऐसा संघर्ष था जिसे हम राष्ट्रव्यापी संघर्ष जो है वो मानते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है और ऑप्शन 1 ए और बी आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के लिए प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वह क्या है? ये आपको क्लास 6 की NCERT पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा। तो क्या है चोल, चेर, पांड्या जिसमें इंक्लूडेड होते हैं? वो है आपका मूवेंदार। मूवेंदार शब्द का मतलब क्या होता है? इसका शब्द का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आपका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है आपका मुखिया, और इसके अलावा
इसमें जो फेमस है वो आपका है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के स्वामी जिसको भी हम बोलते हैं, आपके बुक्स में ऐसा जो वर्डिंग एग्जैक्ट लिखी है मैं वही आपको बता रही हूँ। दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते हैं हम, ये भी प्रश्न जो है वो पहले पूछा जा चुका है। तो वो कहते हैं हम सातवाहनों को, है ना, सातवाहन जो डायनेस्टी थी उनको हम दक्षिणापथ के स्वामी कहते हैं। इसमें आपकी गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? इनमें तीनों ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें आपका था कि वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भूमि का जो है वो सुदृढ़ीकरण करना था, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाना था, मजबूत बनाना था। तो ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी पेज नंबर 34 पे आपको मिल जाएगा। ये मैं बार बार आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न होते हैं आपके सीटेट के अंदर आते हैं, वो सभी प्रश्न आपके सीटेट में जितने आते हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, बार बार बता रही हूँ कि एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी किसी के नोट्स पढ़ लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, ठीक है, तो आपके जो एनसीईआरटी के बेसलाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद जो है एमसीक्यूज़ को लगाइए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, है ना, 1600 में जो है इन्होंने दिया था। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो केवल जो है आपका 1 यानी कि ए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्जहोम। बुर्जहोम आपने पढ़ा होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही आपको ये मिल जाएगा, सेकंड चैप्टर में मिलेगा। बुर्जहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं ये बुर्जहोम? पहले तो होता क्या था, बुर्जहोम आपको कश्मीर में मिलेगा। ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है भारत का, यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ पे बुर्जहोम एक जगह है। और यहाँ पे किस तरह के घर हमें मिले थे? गड्ढों के नीचे, यानी कि गड्ढों के नीचे घर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। और जो यहाँ पे बोला गया है कि चिन्ह मिले हैं, ये कैसे मिले हैं? झोपड़ियों के अंदर मिले हैं, बाहर मिले हैं या उनसे दूर मिले हैं? तो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले हैं, और जिससे ये पता चलता है कि मौसम के अनुसार वो है वो घर के अंदर या बाहर जो है वो खाना बनाते होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ। जो लोग मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई आपके वैसा नहीं है, इसमें कथन नहीं दिए हुए। तो इसमें क्या है आंसर? उनको कहते क्या? लिपिक कहते हैं, लिपिक कहते हैं। या फिर इसके लिए एक और शब्द है, वो है आपका क्या? नकल नवीस। एक चित्र भी दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपने देखा होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। क्लास 7 की एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे आपको दिया गया है। इन्हें लिपिक कहते थे, जो नकल करते। जैसे पहले आपका क्या होता था कि आपके ये तो होते नहीं थे कि भाई आपकी जो है वो कारखाने और छपाई की मशीनें होती थी कि उनसे छप गई किताबें आपकी फटाफट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, छपाई की मशीनें नहीं थी, तो उस समय हाथों से ही चीज़ों को जो है वो दोबारा रिपीट करके उनकी नकल करके उनको उतारा जाता था, उकेरा जाता था। तो उसको क्या कहते थे? या तो लिपिक कहते थे या नकल नवीस कहते थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या है? हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट है, हम्पी के बाजारों में मूरों यानी कि मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम था। चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था, ये व्यापारी संघ को बोलते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो आपके क्या है? सही हैं। कि आपका जो हम्पी शहर था, हम्पी नगर था, काफ़ी फेमस था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, वाणिज्य और सांस्कृतिक का जो है वो केंद्र था। और जो है ये अगला इसका जो कथन दिया गया है ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये मैंने दिया है क्लास 7 के पेज नंबर 83 पर आपको ये देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी आपको साथ में स्क्रीनशॉट दिखाने की भी, ताकि आपको जो है बार बार बुक के पेज ना पलटने पड़े, पर आप खुद से देख लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46।
भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और था आपका, ये तो दो नाम है ना, तीसरा भी था एक आपका रैयतवाड़ी भी था, ठीक है, रैयतवाड़ी भी था। तो ये आपके दोनों तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और ये सही है। और उसके बाद है क्या कि इस बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई की व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा ज़्यादातर भूमि को लेके था। अगर आपने पढ़ा होगा तो भूमि सुधार को लेके बेसिकली जो आपकी होती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद है आपका, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्ययुगीन कालीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है। तो अहोम कौन थे, अहोम एक जाति होती थी, है ना। तो ये क्या थे, क्या है इसमें कि वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं, बिल्कुल सही है। ये म्यांमार से आए हुए प्रवासी थे और काफ़ी पहले ही आए थे। और अहोम राज्य, इसमें पहले अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें बर्मा शब्द आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। तो जो ये वाला आपका ऑप्शन है वो आपका क्या है, गलत हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं था, लगभग सभी को जो है वो अपनी सेवा को देना पड़ता था सेना में, ठीक है। और ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को ज़मीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो ग्रामीण समुदाय थे वो कृषकों को जब अपनी ज़मीन दे देते थे तो उसके बाद जो है वो राजा भी जो है उन ज़मीनों को उनसे वापस नहीं ले सकता था, या इसके पास भी वो अधिकार नहीं था कि जो है वो ज़मीनों को वापस कर सके। तो आपका ए और सी ऑप्शन जो है वो सही है और बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पंडिता रमाबाई, देखो ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, एक है आई थिंक सुधार, धर्म एंड सुधार करके एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 3 से 4 प्रश्न अब तक जो है वो, आई थिंक ये 4th है, आ चुके हैं उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर एक चैप्टर से, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से रिलेटेड जो है मैं आगे आपको जो है वो कंप्लीट जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस निकलेंगे वो रेडी हो रहे हैं, वो करवाऊंगी। तो पहले आपका भी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम वहाँ पर ज़रूर वो वाले प्रश्न भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी, बिल्कुल सही है। विधवा विवाह में इससे पहले आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आ चुका है और आपका राजा राम मोहन राय का भी नाम आ चुका है। उसके बाद पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक प्रकांड विदुषी थी, बिल्कुल सही है ये भी। और पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कैसे, कि सबने ये सोचा होगा कि भाई महिलाओं के बारे में ही सब बात कर रहे हैं तो बुक्स भी जो है वो महिलाओं के बारे में लिखी होगी, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है निम्न जाति, ठीक है, निम्न जाति लिखा हुआ है। तो जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंडिता रमाबाई ने, वो पुस्तक जो लिखी थी वो उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पे लिखी थी, ठीक है, उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पे लिखी थी। तो यहाँ पे ये शब्द इन्होंने जो डाला है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही हो जाएंगे। तो ए और बी कहाँ पर दिया गया है आपका, ये वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये डिटेल में आपको चीज़ें कहाँ मिलेंगी, क्लास 8 की एनसीईआरटी पेज नंबर 113 पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। देखिए यही प्रश्न है जो मैं भी कह रही थी कि भाई 3-4 बार आ चुके हैं उसे, तो ये आपके 4-5 प्रश्न हो चुके हैं। तो विधवा विवाह को लेके, जो सती प्रथा को लेके सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, यहाँ पे राजा राम मोहन का सबसे ज़्यादा जो है वो प्रयासात्मक सराहनीय काम रहा था। और 1829 में इसकी वजह से ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और उन्होंने कहा था कि भाई इसके लिए इन्होंने यह कहा था कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी, जो इन्होंने दलील दी थी वो ये थी कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई।
तो ऐसे हम क्यों करें अगर हम अब ग्रंथों को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी, तो ये राजा राममोहन द्वारा बोली गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था विधवाओं को लेकर ही। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो हवाला दिया था कि भाई जो विधवा विवाह है वो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो है हमें करवाना चाहिए। और इसके अलावा दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1875 में। ठीक है, पंडिता रमाबाई का मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। तो लगभग सभी ये ऊपर के जो 3 हैं, इन्होंने आपका विधवा विवाह या में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया था, योगदान दिया था। और जो है दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करने के बाद हिंदू धर्म को सुधार, मतलब इनका ऐसा मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और हमें उनके सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे 50 कंप्लीट। 49 और ये 50 आपका क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है कंप्लीट। और आपके यहाँ पर अब 1 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो भी ये आपके 2021 में जितने भी प्रश्न आए थे लगभग वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं आपके। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चंस बचे हुए होंगे तो मैं एक बार देख लूँगी। और इसके बाद जो है अब आपकी जो NCERT वाली सीरीज़ चल रही थी, जो मैं ऑलरेडी उसमें कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ, उसको लेके आगे हम काम करेंगे। NCERT के जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके बुक वाइज, ठीक है, मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं करूँगी, बुक वाइज करूँगी, ताकि आपको जल्दी से जो है वो बुक कवर हो जाएगी। और आपके अब हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी, देन आपकी पॉलिटी, आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। आपके जो MCQ जितने भी पॉसिबल होंगे मैं वो यहाँ पे रेडी करूँगी और आप उनको इतने साथ साथ में आप क्या करेंगे, आप NCERT के जो बुक्स हैं उनको रीड करेंगे, उनसे आप चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको कराऊंगी MCQs या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, अच्छे से रिकॉल होंगी और आसानी से है जो आपके CTET की पेपर की तैयारी हो पाएगी। तो ऑल द बेस्ट।